सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ्य पुस्तक आरोह का काव्य खंड का चैप्टर 3 कुंवर नारायण सिंह पढ़ेंगे। पहले हम कुंवर नारायण सिंह का जीवन परिचय पढ़ते हैं और उनके द्वारा रचित आपकी पुस्तक में जो कविता है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर उनका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो कविता शुरू करने से पहले मैं इन कविताओं का थोड़ा आपको सार बताऊंगी, जिससे ये है कविता का हिंदी अनुवाद आपको आसानी से समझ आ जाए। तो पहले हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। उनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सारी, मेरी साक्षात्कार, आज और आज से पहले, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनने हमारी जो आरोह पुस्तक है, जो कविता दी है, जो उनकी पहली कविता है, कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनकी जो पुस्तकें हैं, जो संग्रह है कविताओं का, उसमें इन दिनों जो पुस्तक है उसमें से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया और फूल से लेकर बच्चे तक की है। ये एक और प्राकृतिक है, दूसरी ओर भविष्य की और कदम बढ़ाता बच्चे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी बच्चों का खेल है। शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की ही कोई क्यों ना हो। दूसरा है इसमें जो कविता है, बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरित हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निहित होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। पेज के लिए, है ना। अगर आप कोई पेज है और उसका जो खांचा बना होता है, उसका जो छेद होता है, अगर उसमें आप कोई उससे बड़ा या उससे छोटा उसमें फिक्स करोगे तो वो उसमें फिक्स नहीं होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह है कि अच्छी कविता का बनना सही शब्द से जुड़ना होता है, कि जब शब्दों का सही से संग्रह किया जाता है तभी हम एक अच्छी कविता बना सकते हैं। और जब ऐसा होता है कि किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। कि कोई भी अगर हम काम करते हैं वो सही होता है तो बिना किसी मेहनत के आराम से सहूलियत से हो जाता है। तो पहली कविता, आज कविता का अर्थ हमने करेंगे। मैं इसका सार आपको पहले समझा रही दोनों कविताओं का, तो हमने थोड़ा सा तो पढ़ ही लिया है। कविता कवि के अनुसार क्या है? कविता कवि को कल्पना की उड़ान है। जो भी कवि कविता लिखता है वो उनकी कल्पना की उड़ान होती है।
तो क्या इस उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है? ऐसा कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो कविता की उड़ान है और जो चिड़िया की उड़ान है उसकी तुलना से कविता की उड़ान की तुलना की जा सकती है। इस प्रश्न के उत्तर में कवि स्पष्ट करता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। वह इस घर से उस घर तक उड़ती है, किंतु कल्पना की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। वह अनंत है। कविता एक सुगंध है जो व्यक्ति के मन को आनंदित करती है, किंतु कविता की इस सुगंध की तुलना फूल की सुगंध से नहीं की जा सकती, क्योंकि फूल की सुगंध की भी अपनी एक सीमा होती है, किंतु कविता की कोई सीमा नहीं होती। कवि के अनुसार कविता वस्तुतः बच्चों के खेल के समान है। बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती। वे बिना किसी भेदभाव के एक घर से दूसरे घर के क्रम में विश्व के सब घरों को अपने खेल में सम्मिलित कर लेते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जब वो खेलते हैं ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई भाषा होती है और ना ही किसी प्रकार की उनकी अपनी कोई दबाव होता है। सिर्फ वो बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ। उनके खेल की एक और विशेषता होती है कि उसमें भूत, भविष्य, वर्तमान जैसे तीनों कालों का समावेश नहीं होता। कविता भी ठीक इसी प्रकार संपूर्ण विश्व और तीनों कालों को स्वयं में समाहित करने वाली होती है। बात सीधी थी पर भावों की अभिव्यक्ति में भाषा की महत्ता को स्पष्ट करता हुआ कवि इस कविता में कहता है कि मैं अपनी बात को बड़े सीधे सरल ढंग से कहना चाहता हूँ। बात सीधी थी पर क्या कहना है, किंतु उसके लिए सुंदर भाषा के फेर में ऐसा पंजा फंसा कि उस सीधी सी सरल सी बात को अभिव्यक्त करता और मुश्किल हो जाती। यानी कवि क्या कहना चाह रहा है कि मैं अपनी भाषा को सीधे सरल भाषा में व्यक्त करना चाहता था, लेकिन मैं अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया। कवि कहता है कि ऐसे में मुझे धैर्य रखना, अपनी बात की अभिव्यक्ति को भाषा के शब्दों से निकलकर उसे अपने सीधे सरल शब्दों में अभिव्यक्त कर देना चाहिए था, किंतु मैं अपनी भाषाई चमत्कार पर लोगों की प्रशंसा सुनकर शब्दों के जाल में लग गया। अतः परिणाम यह हुआ कि मैं अपनी बात को जिस प्रभाविक ढंग से कहना चाहता था वह नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैंने भाषा पर दबाव बनाया तो मेरी बात का प्रभाव वैसे ही मर गया जिस प्रकार किसी पेज को ज़बरदस्ती कस जाने से पेज की चूड़ी मर जाती है। जिस प्रकार से किसी पेज की ज़बरदस्ती कसने से उसकी पेज की चूड़ी, जो पेज होता है उसकी जो चूड़ी होती है वो मर जाती है, फिर उस पेज को बिना किसी चूड़ी वाली कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसी प्रकार मुझे भी अपनी बात की प्रभावहीन अभिव्यक्ति पर मजबूर होना पड़ा। मेरी इस प्रभावहीन अभिव्यक्ति पर इस बात से मुझसे चंचल बच्चे की तरह पूछ लिया कि क्या तुमने सहूलियत के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात तुम क्यों अपनी बात को सीधे स्पष्ट रूप में नहीं कहते हो। बात वही प्रभावपूर्ण होती है जो अपने भाव के साथ हृदय से आई भाषा के साथ प्रकट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भाषा सीधी सी थी पर और कविता के बहाने, दोनों की कविताओं का मैंने आपको थोड़ा सा अर्थ समझाया, भाव समझाया है। कल हम इसके हिंदी अनुवाद करेंगे। थैंक यू।